नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं हूं भुवन झा, ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी। और इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे कोई फ्रेशर, कोई बिगिनर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने के लिए इच्छुक है, या फिर अभी भी अगर आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज किया है, तो आपको क्यों ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पर सबसे पहले द बेसिक क्वेश्चन जो हम और आप दोनों को समझने की आवश्यकता है कि भाई आखिरकार ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है क्यों। चलिए मान लिया कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन 3 स्टेज का प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट है, ये तो सबको पता है। पर ऑप्शनल इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप मेंस के मार्क्स को एनालाइज करेंगे और मोर इंपॉर्टेंटली टॉपर्स के मार्क्स को एनालाइज करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उभर के आता है। टोटल मेंस का वेटेज है 1750 मार्क्स, 1750 मार्क्स। और उसका ब्रेकअप कैसे है? जनरल स्टडीज GS1, GS2, GS3 और GS4, इसके 250 मार्क्स के इंडिविजुअल पेपर्स होते हैं। टोटल 4 पेपर्स आपको लिखने हैं, यानी कि जनरल स्टडीज का वेटेज है 1000 मार्क्स का। फिर आता है आपका ऑप्शनल का पेपर। एक कोई सब्जेक्ट लेते हैं आप, उसके 2 पेपर्स आप लिखते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। वो भी 250 मार्क्स का ईच पेपर होता है, यानी कि ऑप्शनल का वेटेज है 500 मार्क्स। और फिर जो तीसरा स्कोरिंग कंपोनेंट है वो है एसे, जो 250 मार्क्स का एक पेपर है। तो टोटल ये तीनों मिला के आप देखेंगे 1750 मार्क्स का मेंस बनता है। अब मजे की बात देखिए, प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स को जब हम उनके मार्क्स को एनालाइज करते हैं, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसेट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक उभर के आता है। जो टॉपर्स जनरल स्टडीज में 1000 में मैक्सिमम जितना भी हाथ पैर मार लें, वो 450 से 500 मार्क्स ही लाते हैं। और आप जाके ये कोरॉबरेट कर सकते हैं। 450 to 500 मार्क्स इज द मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल इन जनरल स्टडीज। यानी कि क्या आप अग्री करेंगे कि जीएस में आपका स्कोरिंग पोटेंशियल, चाहे आप जितना अच्छा करके आए, मैक्सिमम 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ही है। अग्रीड। पर वहीं पे ऑप्शनल का देखिए, ऑप्शनल में 500 मार्क्स में हमारे वही टॉपर्स जो यहां पे 450 से 500 ला रहे हैं जीएस में, वो ऑप्शनल में 300 का आंकड़ा छू रहे हैं। कोई 310, 320 ला रहा है, कोई 280, 290 ला रहा है, पर 300 के आसपास मंडरा रहे हैं। अब यहीं पे फिर से फोकस कीजिए कि जीएस में आपका मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल बनता है अराउंड 50%, पर उसी स्टूडेंट का ऑप्शनल में मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल बनता है 60%, 300/500। जानते हैं ये जो 10% का गैप है जीएस और ऑप्शनल के बीच में, इसी में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सिलेक्शन हो जाएगा और कोई सिविल लिस्ट के बाहर है उसका नाम तय हो जाता है। तो कोई भी सीरियस एस्पिरेंट इस बात को एट द बैक ऑफ देयर हेड्स जरूर रखेंगे, अपने मन मस्तिष्क में इस बात को समा लीजिए कि ऑप्शनल वो आग का दरिया है जिसको आपको जरूर क्रॉस करके जाना है, और वो भी एफिशिएंटली क्रॉस करके जाना है। बस ऐसे एवरेज पढ़ाई करके जाने से ऑप्शनल में ये जो आपका टारगेट स्कोर है वो आप शायद अचीव ना कर पाए। और इसीलिए ऑप्शनल इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। जब आपने इसके इंपॉर्टेंस को समझ ली, अब चाहे आप जो भी ऑप्शनल लेके बढ़ते हैं, और ये जो मैं टाइमलाइन आपको बताने वाला हूं, ये मैंने टाइमलाइन डिजाइन किया है 2026 के स्टूडेंट्स के लिए। पर अगर आप 2027 या 2028 में भी अपियर करने वाले हैं, आप इसी टाइमलाइन को फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि द अर्लियर यू फिनिश ऑप्शनल्स, द मोर एडवांटेज यू आर एट। एक बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसा समझिए, ऑप्शनल जो है ना, वो डेप्थ को चेक करता है। आपको आपके पसंदीदा सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक, हर एक थीम, हर एक कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना है। प्रीलिम्स में विड्थ चेक होता है, वहां डेप्थ की बात नहीं है। वहां पे आपने क्या टॉपिक सुने सुनाए हैं, पढ़े पढ़ाए हैं, उसका एटलीस्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं। प्रीलिम्स में वही टेस्ट होता है। पर मेंस में एंड स्पेसिफिकली ऑप्शनल में आपका वहां पे विड्थ चेक नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक टॉपिक्स के डेप्थ का चेक होता है। क्या उसका प्रोज कॉन्स बता पाएंगे आप, एनालिसिस कर पाएंगे आप, एडवांटेज वर्सेस डिसएडवांटेज बता पाएंगे आप। ये स्किल्स ना दोस्तों, इसको समझने और सीखने में लगता है समय। और इसीलिए माय रिकमेंडेशन इज, चाहे आप 2026 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे 2027 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, या 2028 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रायोरिटी आप अभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर रहना चाहिए। अब आपका टाइमलाइन ऑफ प्रिपरेशन कैसे है?
अगस्त 2025 में हम लोग अभी हैं। अगस्त से लेके फरवरी 2026, यानी कि मैंने आपको करीब 6-7 महीने का समय दिया है। इन 6-7 महीने में आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन करेंगे, यानी कि पेपर 1 भी डन, पेपर 2 भी डन। साथ में आपको इंट्रोडक्शन टू आंसर राइटिंग करना होगा। याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी में सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। क्या आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, शब्दों में बयां कर पाते हैं, मैप, डायग्राम और फ्लोचार्ट के थ्रू इवैल्यूएटर को समझा पाते हैं? क्या आप आंसर राइटिंग टेक्निक्स के साथ अवगत हैं? आर यू अवेयर ऑफ द पेस्टल टेक्निक, द स्वॉट एनालिसिस? जब तक आप टॉपिक वाइज ये पेस्टल टेक्निक के स्वॉट एनालिसिस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपका आंसर राइटिंग का कंपोनेंट फिनिश ही नहीं हुआ है। तो आपने भले ही पढ़ाई बहुत अच्छी कर ली होगी, पर जब तक वो आंसर राइटिंग में निखार नहीं आएगा, तब तक ये जो हमारा टारगेट है कि हमको 300 का आंकड़ा छूना है, वो शायद डिफिकल्ट हो जाए। एंड इसीलिए माय सजेशन, इनिशियल 6-7 महीने आप दीजिए फॉर द कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग। जैसे ही फरवरी का महीना चढ़ा, आपका सिलेबस कंप्लीट, आंसर राइटिंग डन, आप ऑलरेडी चिंता मुक्त हैं, स्पेशली अगर आप 2026 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मई 2026 में 24 मई 2026 को है। अब आप अगले मार्च से लेकर प्रीलिम्स तक पूरा फोकस कीजिए अपने प्रीलिम्स की तरफ। कोई जरूरत नहीं है इस समय पे ऑप्शनल की पढ़ाई करने की। हां, ऑप्शनल का आप रिवीजन जरूर कर सकते हैं। वंस दिस इज डन, फिर प्रीलिम्स से लेके मेंस तक, यानी कि अब आपका जो 2 महीने का समय है, करीब 84 डेज का समय है, उस समय आप फोकस करेंगे टेस्ट सीरीज की तरफ। यानी कि टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इस समय आपको टेस्ट सीरीज क्यों लिखना है? आपको इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है, कौन सा पेपर में आपका स्ट्रेंथ है, क्या पेपर 1 आपका स्ट्रॉन्ग है या पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग है? यह कैसे पता करेंगे? जब आप टेस्ट सीरीज लिखेंगे। यानी कि मेंस के पहले आपने अपना सिलेबस कंप्लीशन कर लिया, आंसर राइटिंग कर लिया, रिवीजन कर लिया, टेस्ट सीरीज लिख लिया। जब इस टाइमलाइन के अनुसार आप प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद आप रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप ऑप्शनल में 300 के आंकड़ा के आसपास मंडराएंगे। इस टाइमलाइन को अगर आप मिस करते हैं, चांसेस आर आपका स्कोर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। नाउ वंस दिस इज डन, लेट मी आंसर दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन कि किसी भी स्टूडेंट को ज्योग्राफी ऑप्शनल आखिरकार क्यों लेना चाहिए। बिफोर वी डिस्कस द सिलेबस दोस्तों, ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस में भी आज थ्रेडबेयर डिस्कस करेंगे, पर आखिरकार किसी फ्रेशर को ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों कंसिडर करना चाहिए? चलिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए लेट मी टेक यू टू द यूपीएससी जीएस सिलेबस, क्योंकि इसका आंसर आपको जीएस के सिलेबस में मिल जाएगा। जनरल स्टडीज के मेंस का जब हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, साथ में प्रीलिम्स भी है। पहली बात, प्रीलिम्स में 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। क्या आप जानते हैं उस 100 सवाल में 25 से 30 सवाल तक प्रीवियस ईयर्स में सीधा सीधा ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछे गए हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट एडवांटेज पे रहेगा? अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों है कि प्रीलिम्स में 100 में 30 सवाल ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूं कि उसी प्रीलिम्स से जिससे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस इत्यादि का सिलेक्शन होना है, उसी प्रीलिम्स से भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन होना होता है मेंस के लिए। क्या लगता है आपको, भारतीय वन सेवा के अभ्यर्थियों से ज्योग्राफी एनवायरमेंट नहीं पूछा जाएगा? तो इसीलिए एनी स्मार्ट कैंडिडेट विल कीप दिस इन माइंड। तो प्रीलिम्स में तो ऑब्वियस एडवांटेज है ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट को। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की। मेंस के सिलेबस में सबसे पहले फोकस करिए जीएस पेपर 1 की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और सीधा सीधा ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट का सिलेबस कॉमन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है दोस्तों, भूलना नहीं है। हर एक छोटा एडवांटेज जो आपको मिलता है, इत्तू सा भी मिलता है, वो लीजिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, प्रैक्टिकली चलिए इस एग्जामिनेशन को एस करने के लिए। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी ऑप्शनल, वेल डन। अब चलते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ।
जीएस पेपर 2 को थोड़ा देखा जाए दोस्तों, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें ज्योग्राफी का कुछ एडवांटेज है क्या? जरूर। क्या आप जानते हैं दोस्तों, इंग्लिश में एक कोट है, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। दो राष्ट्रों के बीच में जैसा ज्योग्राफी होगा वही उन दो राष्ट्रों का डेस्टिनी बताएगा। आज आप खुद सोचिए कि भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता एकदम भिन्न है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बीच में चट्टान की दीवार है, हिमालयास। खुद सोचिए कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो एक नेवल पावर था। ब्रिटिश एक नेवल पावर थे। क्यों थे नेवल पावर? क्योंकि आइलैंड थे वो यूरोप के मेनलैंड से कटे हुए थे, इसीलिए उन्होंने नेवी को डेवलप किया। आज के टाइम व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पे चढ़े बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए एक्सेस टू वार्म वाटर पोर्ट, ऐसे पोर्ट जो कभी फ्रीज नहीं कर जाए। क्या आप जानते हैं रशिया के ईस्टर्न साइड पे एक ठंडा पानी का करंट चलता है जिसका नाम होता है ओयाशियो करंट, जिसके चलते रशिया को गर्म पानी का पोर्ट नहीं मिलता है, वहां पे वो शिप्स पार्क नहीं कर सकता। पर वहीं नेटो के पास में वार्म वाटर पोर्ट है, अमेरिकन के पास में वार्म वाटर पोर्ट है, जिसके चलते रशियन इतिहास आप देखिए, उठा के रशिया के इतिहास देखिए आप, हमेशा वो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन किए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में जीएस के पर्सपेक्टिव में थ्योरी का उतना काम नहीं है जितना कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स का काम है। आज अगर भारत रशिया के साथ क्लोजली इंगेज कर रहा है, कुछ कारण है, कुछ ज्योग्राफिकल एडवांटेज चाहता है भारत, इसीलिए कर रहा है। आपको पता होगा कि यहां पे सुएज कैनाल है, बाबल मांदेब है, यहां पे आए दिन प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। कभी ईरान रास्ता बंद कर देता है, कभी सोमालियन पायरेट्स वहां पे उत्पात मचाते हैं। उसके लिए भारत चाहता है बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू वो नॉर्दर्न पैसेज से अपना ट्रेड एंड कॉमर्स करे। क्या ज्योग्राफी इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं डिटरमिन करता है? जरूर करता है। और इसीलिए जीएस पेपर 2 में भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट आईआर के माध्यम से एडवांटेज पे रहेंगे। अब बढ़ चलते हैं जीएस पेपर 3 की तरफ। लेट्स हैव अ लुक एट द मेंस का सिलेबस जीएस पेपर 3। इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या लगता है दोस्तों, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट आप किस ऑप्शनल में डिटेल में पढ़ेंगे? लेट मी इंफॉर्म यू, जब आप ज्योग्राफी के सिलेबस को देखते हैं, यह रहा ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस, पेपर 1 में इस चैप्टर पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पूरा जीएस का ज्योग्राफी सिलेबस इन डेप्थ कवर किया जाता है ज्योग्राफी ऑप्शनल में। कोई और ऑप्शनल ये क्लेम नहीं कर सकता कि जीएस पेपर 1 में भी ओवरलैप है, 2 में भी ओवरलैप है, 3 में मैक्सिमम ओवरलैप है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल्सो जीएस पेपर 3 में भी कोई भी स्टूडेंट ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले एडवांटेज पे रहेंगे। सिमिलरली एसए पेपर में आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करेंगे। प्रीलिम्स का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो एंड गोल क्या है, सार क्या है इस पूरे डिस्कशन का, कि अगर आप प्रैक्टिकल एडवांटेज देना चाहते हैं अपने आप को इस प्रिपरेशन में, चूज ज्योग्राफी ऑप्शनल। नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू and I'm definitely sure I have convinced you about the importance of geography optional. Now let's move forward to the syllabus analysis of geography paper. जैसा मैंने बताया, हर ऑप्शनल के 2 पेपर्स लिखने हैं आपको, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे आप तो यहां पे 2 मुख्य कंपोनेंट्स हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? जियोमॉर्फोलॉजी। यही टॉपिक आप जीएस के ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हाँ, ये कहना गलत होगा कि सेम सिलेबस है, सेम सिलेबस नहीं है, क्योंकि यहां पे थोड़ा डेप्थ में पढ़ना होता है। जैसा मैंने आपको कहा, ऑप्शनल में डेप्थ चेक होता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी, वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वही प्लेट टेक्टोनिक्स, हिमालयाज कैसे बने, जियोसिंक्लाइन क्या होता है, आइसोस्टेसी क्या होती है, एलसी किंग का थ्योरी क्या है, ये सब यहां पे आप इन डेप्थ हमारे साथ पढ़ेंगे। फिर आता है क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, भाई मॉनसून कैसे चलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, बारिश होती है तो क्यों होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अगर 0 डिग्री के पास में है तो क्यों है, डेजर्ट अगर 40 डिग्री लैटिट्यूड के पास में है तो क्यों है। ऑल ऑफ दीज वेरी सिंपल क्वेश्चंस आप इन डेप्थ में पढ़ेंगे इन क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर।
फिर आता है ओशनोग्राफी, जहां पे आप समंदर के बारे में पढ़ते हैं कि ओशन करंट्स कैसे चलते हैं, जो मैंने आपको भी बताया कि रशियन कोस्ट पे ओयाशियो करंट चल रहा है या नॉर्वेजियन कोस्ट पे नॉर्वेजियन करंट चल रहा है, जिसके चलते यहां पे अलग अलग कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं। ये सारा कुछ यहां पे पढ़ेंगे आप। फिर आता है आपका और हमारा फेवरेट बनेगा ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, क्योंकि यहां पे ये वाला टॉपिक जब आप कर लेते हैं तो जीएस एनवायरमेंट का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपको कठिनाई देगा, आसानी से आप एस करेंगे। और फिर फाइनली यू कम टू बायो ज्योग्राफी, जहां पे आप सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, मिट्टी के बारे में। ऐसे भी आपको पता होगा कि आजकल सेव द सॉइल मूवमेंट चल रहा है, एक रिलीजियस गुरु सेव द सॉइल मूवमेंट चला रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है ना वो डिग्रेडेशन हो रहा है। काफी जगह मिट्टी का जो क्वालिटी है वो खराब हो रहा है। क्यों? रीजंस आप जानते हैं, ओवर एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए तो भारत सरकार वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेके आया है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा पॉलिसी को मैं हिंट कर रहा हूं यहां पे? चलिए मैं आपको बता देता हूं, सॉइल हेल्थ कार्ड। ये भारत सरकार क्यों लाया है सॉइल हेल्थ कार्ड? ताकि हमारे कृषक समाज जो है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उनको हम सही इंफॉर्मेशन दे सकें कि अपने लैंड में, अपने फील्ड में कितना आपको किस मात्रा में डालना है। तो ये सारा कुछ इन डेप्थ में पढ़ेंगे आप फिजिकल ज्योग्राफी में। ध्यान रखिएगा, यहां पे रटने रटाने का स्कोप है ही नहीं। इट इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल इन नेचर। एक बार यहां कॉन्सेप्ट चमक गया, उसके बाद 250 शब्द लिखने बोलूं या 2500 शब्द लिखने बोलूं, आप आराम से लिख डालेंगे। फिर आता है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स को भ्रांति रहती है कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत डिफिकल्ट होता है। जी नहीं, इनफैक्ट शायद आपको सही से पढ़ाया नहीं गया होगा, इसीलिए आपको डिफिकल्ट लगता है। क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी और कुछ नहीं है बट इंटरैक्शन ऑफ ह्यूमंस विथ आवर स्पेस। हमारे आसपास का जो जगह है उसके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। अब वो चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, आप मेट्रो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, किन चीजों को ध्यान में रखते हैं जब मेट्रो बनाते हैं। जब कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो किन चीजों को ध्यान रखते हैं फैक्ट्री लगाने के टाइम। माइग्रेशन होता है, पलायन होता है लोगों का, तो किन चीजों के चलते होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, क्या मॉडल्स हैं, क्या थ्योरीज हैं, क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। वो सबको आपको केस स्टडी के माध्यम से सुनना है। यहां पे थ्योरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, केस स्टडीज, एविडेंसेस। इसीलिए हमारा पूरा फोकस रहता है कि जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तो पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वहां पे आपको हम केस स्टडीज बताएं। जितने केस स्टडीज के साथ आप कंफर्टेबल होंगे, ये चैप्टर आप चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान है। तो ये रहा पेपर 1 का मामला। अब आते हैं पेपर 2 की तरफ, जहां पे आप देखेंगे सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे। लेट मी शो यू। ये रहा पेपर 1, जहां पे आप देख रहे हैं सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है फिजिकल ज्योग्राफी और फिर आपसे पूछा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये रहा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट। यहां पे ही हम लोग केस स्टडीज कंप्लीटली डिस्कस करते हैं। लेट मी शो यू पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 में आप देखेंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पेपर है। अब मजे की बात देखिए, इस पेपर में आप भारत के ना सिर्फ ज्योग्राफी, भारत का कल्चर, भारत का पॉपुलेशन, भारत का इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, रीजनल प्लानिंग, सरकारी नीति, नियम, कानून, सब कुछ पढ़ते हैं। जानते हैं काफी दफा अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर 2 का पेपर देख के कि अरे ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर है कि जनरल स्टडीज का पेपर है, क्योंकि क्वेश्चंस एकदम जनरल इन नेचर है। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि ओवरलैप है, सिलेबस कॉमन है, सबसे ज्यादा ओवरलैप तो जीएस के साथ पेपर 2 का है। यहां पे फॉर एग्जांपल आप देखिए, पहला टॉपिक है फिजिकल सेटिंग, जो हम जानते हैं कि स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे कि भारत का क्या रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, क्या हिस्ट्री रहा है उसका, बांग्लादेश के साथ क्या रिलेशनशिप रहा है, चाइना के साथ क्या प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं, क्या होता है मैकमहन लाइन, क्या होता है ड्यूरेंट लाइन, क्या होता है रैडक्लिफ लाइन, क्या डिस्प्यूट्स हैं हमारे। आज अगर तीस्ता वाटर शेयरिंग का प्रॉब्लम है या फरक्का वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है या इंडस वाटर ट्रीटी है तो क्या प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के चलते क्या इसमें कुछ और इश्यूज आगे आने वाले समय में होंगे या नहीं होंगे, इन सब के बारे में आप यहां पढ़ेंगे। सेकंड आप चलते हैं रिसोर्सेज के बारे में, लैंड, सरफेस, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पे तो जीएस पे सवाल पूछा गया था 2024 के जीएस के मेंस में। आप जानते हैं 2024 का जीएस का पेपर जाके देखिए, वहां पे पूछा गया कि इंडो गैंजेटिक वैली में, इंडो गैंजेटिक प्लेन में ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल की मात्रा कम हो रही है तो क्यों हो रही है। अब मुझे बताइए तो
कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट उस क्वेश्चन को एस नहीं किए होंगे, अच्छे से नहीं लिखे होंगे 100%। फिर आता है एग्रीकल्चर। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या व्हाइट रेवोल्यूशन, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, सब कुछ यहां डिटेल में पढ़ेंगे आप, देख रहे हैं। देन यू गो फॉरवर्ड टू इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कल्चरल सेटिंग, भारत के ट्राइब्स के बारे में, ट्राइबल हेरिटेज के बारे में, ट्राइबल कल्चर के बारे में, क्या होता है 5th शेड्यूल, क्या होता है पेसा, क्या होता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, कैसे वो अलग है एक दूसरे से, क्या कुछ कॉमन भी है, क्रिटिकल एनालिसिस आप समझेंगे। इसका फायदा देख रहे हैं आप, ना सिर्फ जीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर में, पर सीधा सीधा जीएस में आप निकालेंगे। तो ये रहा एक तरीके से ओवरव्यू ऑफ द पेपर 2 सिलेबस। बस अपने देश के बारे में सीखेंगे आप। जानते हैं, हम अब काफी दफा अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि गांधी जी भी फ्रीडम स्ट्रगल को लॉन्च करने से पहले भारत दर्शन पे गए थे। आप भी जब एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे, आपको भी भारत दर्शन पे ले जाया जाएगा। पर जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ पढ़ाई करते हैं, आप क्लासरूम में बैठे बैठे भारत दर्शन करेंगे। आप सीखेंगे, समझेंगे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक भारत का जो एक एक्सपेंस है, उसमें जो हमारा डाइवर्सिटी है, जिसपे हम और आप दोनों को बहुत प्राइड है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या क्या टेंजेंट्स हैं, कैसे चीजें बदलती हैं हर 50 किलोमीटर में, और कैसे वो बदलाव के चलते आपका सिलेबस में इंटरलिंकिंग आते जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं, ये एक्चुअली एक जर्नी आप अंडरटेक करते हैं, जहां पे आप अपने देश को बड़े डिटेल में, बड़े प्यार से समझते हैं। तो ये रहा सिलेबस का एनालिसिस। अब मुझे पता है आप में से काफी लोग बुक लिस्ट को लेकर चिंता में रहते हैं। लेट मी इन्फॉर्म यू, ऐसा कोई किताब नहीं है जो आपको मैं रेफर कर सकूं कि हां ये किताब पढ़ लीजिए तो ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे यूपीएससी में सिर्फ आपसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ बुक वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स भी इंटीग्रेट कराया जाता है। आप अगर देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चंस में, तो आपका वही टॉपिक जो किताब में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट जब तक आप अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, वो आंसर इनकम्प्लीट है। एंड विच इज वाई इट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि कोई भी स्टूडेंट जो ज्योग्राफी ऑप्शन लेके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप नोट मेकिंग पे जरूर फोकस कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे बैचेस में, तो वो नोट मेकिंग हम आपको क्लास में ही करा के देंगे। मैं आपको बता दूं, हमारे क्लासेस दिन में 1 बजे से शाम के 4 बजे तक होती हैं, और वहां पे एज अ फैकल्टी मेरा मुद्दा 2 फोल्ड है। मेरा स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए, प्रोज कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज आसानी से निकाल लेना चाहिए, और दूसरा कि हम आपको जो नोट्स लिखाएं उसमें करंट अफेयर्स का हेवी इंटीग्रेशन हो। ऐसे नोट्स जिसमें आपका रीसेंट डेवलपमेंट से, वो 10 साल पुराना करंट अफेयर्स लिख के क्या फायदा। तो इसीलिए नोट मेकिंग इज अ डेफिनेट रिकमेंडेशन। दूसरा, आप सप्लीमेंट करेंगे जो करंट अफेयर्स है, या तो हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस, साथ में कुरुक्षेत्र या योजना मैगजीन के साथ। ध्यान रखिएगा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के आर्टिकल्स से बेहतर सोर्स कुछ नहीं होता है, जिसको मैं स्ट्रांगली रेफर करूंगा हमारे क्लासेस में भी। बट फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस, क्योंकि आपको एक रेफरेंस किताब जरूर चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया या आपने खुद पढ़ा, पर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुआ, तो आपके पास एक रेफरेंस किताब होना चाहिए जहां से जाके उसको आप थोड़ा और क्लैरिटी ले सकें। किताब बस रेफरेंस जैसा यूज करना है, उसको प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है। उसके लिए मैं रेफर करूंगा आपके लिए बस 2 किताब। पहला, पेपर 1 के फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट के लिए आप रेफर करेंगे सविंदर सिंह का फिजिकल ज्योग्राफी का किताब। जहां तक रहा ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, माय रिकमेंडेशन इज नोट्स, बिकॉज नो बुक विल टेल यू द केस स्टडी। मार्केट में 2-3 बुक्स चलते हैं, बट दे आर वेरी वेरी एवरेज। वो बस थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी का इंटरलिंकिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उस पे वो बुक्स साइलेंट है। तो वो जब काम के ही नहीं हुए तो खरीद के क्या फायदा, क्यों पैसे वेस्ट करना। तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह इज द रिकमेंडेड बुक, ये मैं खुद भी रेफर करता हूं। और फिर आया इंडियन ज्योग्राफी का जो पेपर है, पेपर 2। यहां पे या तो आप इंडियन ज्योग्राफी बाय DR खुल्लर या फिर इंडियन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, इन दोनों में से किन्हीं एक किताब को आप रेफर करेंगे। दोनों को रेफर करके फायदा नहीं है, एनी वन एज पर योर लाइकिंग। आई पर्सनली टिल्ट मोर टुवर्ड्स DR खुल्लर, क्योंकि इनके एक्सप्लेनेशन हमको थोड़ा ल्यूसिड लगता है। बट नथिंग अगेंस्ट माजिद हुसैन, फैंटास्टिक किताब है।
तो दिस इज द रफ बुक लिस्ट फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल। बेयर इन माइंड, बुक्स बस रेफरेंस जैसा यूज करेंगे आप, ना कि प्राइमरी रीडिंग मटेरियल के जैसा। आई होप ये एक अप्रोच, एक प्रयास स्टडी आईक्यू की तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो शायद सेल्फ स्टडी करके ज्योग्राफी ऑप्शन लेके बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यूजफुल था।